नमस्कार साथियों, कनेक्ट विद एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मूल अधिकार संबंधित संविधान का अनुच्छेद 24, 25, 26 और 27। इस कक्षा में हम अनुच्छेद 28 से लेकर अनुच्छेद 32 तक पढ़ेंगे और उनसे जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उन प्रावधानों का इस कक्षा में अध्ययन करेंगे। अगर इस कक्षा में अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको आगे पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। तो बिना कुछ देरी किए कक्षा को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 28 में किए गए हैं। अनुच्छेद 28 का हम सबसे पहले सार उसका समझे कि अनुच्छेद 28 जो संविधान में कहा गया वो क्या कह रहा है। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपदेशों से संबंधित नियम तय करता है। कौन से? राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपदेशों से संबंधित नियम तय करता है। अनुच्छेद 28 के 4 खंड है। कितने खंड है? 4 खंड। पूर्ण निषेध, राज्य के संपूर्ण नियंत्रण वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय। इनमें धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धतियों या धर्म विशेष का प्रचार सीखना निषिद्ध है, मतलब रोक है, प्रतिबंध है। उसके बाद हम देखें धर्मोपदेश का भाग नहीं। यदि किसी राज्य नियंत्रित संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वह धर्मोपदेश सुनने या उसमें भाग लेने से कोई मना नहीं कर सकता। धर्मोपदेश का भाग नहीं। यदि किसी राज्य नियंत्रित संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वहाँ धर्मोपदेश सुनने या उसमें भाग लेने से कोई मना नहीं कर सकता। यानी यदि स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है तो छात्र अपने व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक कार्य कर सकते हैं, अनुच्छेद 28 के तहत। तीसरा, धर्मोपदेश में भाग लेना अनिवार्य नहीं। यदि कोई राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा या धर्मोपदेश देती है तो छात्र को उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसने या उसके अभिभावक ने स्पष्ट रूप से आपत्ति दर्ज की हो। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है, निजी धार्मिक संस्थाएं, इसमें अपवाद है। जो संस्थाएं पूरी तरह से धार्मिक उद्देश्य से स्थापित हुई है और जिन्हें राज्य से कोई अनुदान नहीं मिलता है तो वे धार्मिक शिक्षा और उद्देश्य के लिए स्वतंत्र है। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 28 के तहत कौन सा? सबसे पहले पूर्ण निषेध, जिसमें राज्य के नियंत्रण में शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा, धर्मोपदेश का भाग नहीं। यदि किसी राज्य नियंत्रित संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वहाँ धर्मोपदेश सुनने या उसमें भाग लेने से कोई मना नहीं कर सकता। तीसरा, धर्मोपदेश में भाग लेना अनिवार्य नहीं। यदि कोई राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा या धर्मोपदेश देती है तो छात्र को उसमें भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसने या उसके अभिभावक ने स्पष्ट रूप से आपत्ति दर्ज की हो। चौथा है निजी धार्मिक संस्थाएं, इसके अपवाद है। जो संस्थाएं पूरी तरह से धार्मिक उद्देश्य से स्थापित हुई है और जिन्हें राज्य से कोई अनुदान नहीं मिलता तो धार्मिक शिक्षा और उपदेश देने के लिए वे स्वतंत्र है, जैसे गुरुकुल, मदरसा, मिशनरी स्कूल इत्यादि। यदि वो सरकारी सहायता नहीं लेते तो वे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। इस पर न्यायिक दृष्टिकोण अनुच्छेद 28 संबंधी देखें तो अरुण गुप्ता बनाम भारत सरकार बाद में ये निर्णय आया, यदि कोई सरकारी स्कूल केवल धर्म की पूजा कराता है तो यह अनुच्छेद 28(1) का उल्लंघन है। इसका 28(1) का उल्लंघन है। दूसरा, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल केस में क्या निर्णय आया? यदि कोई निजी स्कूल जो राज्य से सहायता नहीं लेता वैदिक धर्म की शिक्षा देता है तो वो संविधान सम्मत है। तो दो महत्वपूर्ण न्यायिक केस है जो मैंने आपको बताया, अरुण गुप्ता बनाम भारत सरकार और दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल केस। आगे देखें निष्कर्ष के तौर पर अनुच्छेद 28 को, तो अनुच्छेद 28 धर्म और शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखता है। सरकार धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था बनाए रखे लेकिन धार्मिक संस्थानों को उनकी स्वतंत्रता भी मिले और छात्रों को धार्मिक शिक्षा लेने या न लेने का विकल्प भी दिया जाए। अनुच्छेद 29 जो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, हमने अनुच्छेद 28 को पढ़ा, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उस पर संबंधित एक व्याख्या पढ़ी और निष्कर्ष पढ़ा। अब हम अनुच्छेद आगे पढ़ते हैं 29 का जो टाइटल क्या है, अनुच्छेद 29 का मौलिक अधिकार का सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 का जो मूल उद्देश्य क्या है वह पढ़ते हैं हम। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि और परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार देता है। विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा करता है। वापस इसको पढ़ता हूँ, अनुच्छेद 29 का जो उद्देश्य क्या है,
यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि और परंपराओं की रक्षा करने का अधिकार देता है, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 के 2 खंड है। कितने 2 खंड है? पहला, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना। किसकी? भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करना। भारत के क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को जिसे विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति प्राप्त है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इसका सरल सा मतलब के रूप में समझें तो यदि कोई समुदाय अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति में विशिष्टता रखता है, जैसे तमिल, पंजाबी, मिजो, नागा आदि, तो उन्हें संविधान द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि वे अपनी पहचान और संस्कृति को सुरक्षित रख सकें। दूसरा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर भेदभाव नहीं। तो इसका लिखा हुआ संविधान में कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, जाति, नस्ल, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या राज्य के अधीन किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब इसका यह है सरलतः कि सरकारी स्कूल या कॉलेज या जिन संस्थानों को सरकारी सहायता मिलती है, उनमें किसी भी नागरिक को धर्म, भाषा, जाति आदि के आधार पर रोका नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर देखें तो कोई बंगाली भाषी समुदाय अपने स्कूल में बंगाली भाषा पढ़ा सकता है। कोई मुस्लिम छात्र को किसी सरकारी कॉलेज में सिर्फ उसके धर्म के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। तो हमने अनुच्छेद 29 के जो मूल भाव है अनुच्छेद के, वो हमने समझे, उनके उदाहरण समझे। तो आगे हम देखते हैं इसकी महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या क्या है। अनुच्छेद 29 से समझिए, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराइजन 1951 केस में जो महत्वपूर्ण निर्णय आया, तो उसमें कहा था कि राज्य ने जाति आधारित आरक्षण लागू किया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है, क्योंकि ये प्रवेश में भेदभाव करता है, जो मैंने आपको पीछे समझाया। भारत में पहली संविधान संशोधन द्वारा 1915 में संशोधन कर आरक्षण को संवैधानिक बनाया गया। नोट याद रखना है कि भारत में पहला संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में संशोधन कर आरक्षण को संवैधानिक बनाया गया। उसके बाद अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में अंतर देखें तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 किसको अधिकार देता है? सभी नागरिकों को देता है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को देता है। किस अधिकार की बात करता है? संस्कृति, भाषा, लिपि की रक्षा अनुच्छेद 29 बात करता है, जबकि शैक्षणिक संस्थानों स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30 को देता है। प्रवेश में भेदभाव मना किया गया है 29 के तहत। अल्पसंख्यक संस्थान अपने तरीके से प्रवेश ले सकते हैं अनुच्छेद 30 के तहत। तो मैंने आपको अनुच्छेद 29 और 30 में अंतर को स्पष्ट किया, न्याय की व्याख्या की, अनुच्छेद 29 की मूल भाव है उसके मतलब सरल भाषा में आपको समझाया। उसके बाद हम निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 29 भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषाई बहुलता की रक्षा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक भाषा, धर्म या जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित न हो। कम समय में आपको अधिक एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल रहा है, उसको आप पढ़ें। 100% आपको एग्ज़ाम में इसमें से देखने को मिलेगा। तो इधर-उधर आप किताब नहीं पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत वगैरह, तो भी इसको पढ़ के जाएँगे तो आपको क्वेश्चन हिट हो जाएगा। मैं आपको इतना वादा करता हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 30 का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इसकी सांस्कृतिक विविधता बहुत व्यापक है। इसलिए अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को यह अधिकार देता है कि वे अपने धर्म और भाषा के अनुसार शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित कर सकें। अनुच्छेद 30 के 2 प्रमुख खंड हैं। पहला, अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसका मतलब क्या सरल भाषा में समझे तो धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक जैसे ईसाई, मुस्लिम, सिख, पारसी, मिजो, तमिल आदि अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बनाए रखने के लिए विद्यालय, कॉलेज, संस्थान खोल सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 30 में एक 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद क्लोज जोड़ा गया 1A। इसमें संपत्ति अधिग्रहण पर सुरक्षा क्लोज लिखा गया। यदि राज्य किसी अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति अधिग्रहित करता है तो वह केवल न्यायोचित मुआवजा देकर ही ऐसा कर सकता है। दूसरा इसमें जोड़ा गया, सरकारी सहायता में भेदभाव नहीं। दूसरा क्या है? सरकारी सहायता में भेदभाव नहीं। राज्य केवल इस आधार पर किसी शैक्षणिक संस्थान को सहायता देने से इनकार नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक द्वारा चलाया जाता है। तो मैंने आपको दोनों बताया, क्लोज 1
क्लोज टू, क्लोज वन जो था वो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार, और उसमें क्लोज में सब क्लोज था संपत्ति अधिग्रहण पर सुरक्षा, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया इसको। उसके बाद क्लोज टू सरकारी सहायता में भेदभाव नहीं। तो मैंने आपको बताया इसका मतलब क्या है कि अल्पसंख्यक संस्थानों को भी सरकारी अनुदान पाने का पूरा अधिकार है। सरकार धर्म या भाषा के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। कौन मतलब क्या है अनुच्छेद 30 का क्लोज टू का, अल्पसंख्यक संस्थानों को भी सरकारी अनुदान पाने का अधिकार है। सरकार धर्म या भाषा के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकती। महत्वपूर्ण न्याय की व्याख्या क्या है इसकी? सेंट जेवियर्स कॉलेज केस 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों पर स्वायत्तता मिलनी चाहिए। दूसरा, राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने को सीमित नियंत्रण संभव है। पीएन लेमेंडर केस में इन्हें पीए इनामदार केस 2005 में यह कहा गया कि निजी अल्पसंख्यक संस्थाएं सरकारी कोटे से छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं है। निजी अल्पसंख्यक संस्थाएं सरकारी कोटे से छात्रों को प्रवेश देने के लिए बाध्य नहीं है। उसके बाद हम टीएमए पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2002 केस के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसको हम देखें तो सबसे पहले ये एक ऐतिहासिक फैसला था, क्योंकि कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रवेश प्रशासन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन सरकारी नियम जैसे शिक्षकों की योग्यता, मान्यता, पाठ्यक्रम आदि लागू रहे। वापस करता हूँ, टीएमई पाई फाउंडेशन ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों का प्रशासन में स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन सरकारी नियम जैसे शिक्षकों की योग्यता, मान्यता, पाठ्यक्रम आदि लागू रहेंगे। अनुच्छेद 29 और 30 में अंतर का वापस आपको बताता हूँ। किसे अधिकार देता है? सभी नागरिकों को 29 देता है, 30 केवल अल्पसंख्यकों को। किस तरह का अधिकार है? सांस्कृतिक भाषाई संरक्षण के आधार पर अनुच्छेद 29 है, जबकि शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार 30 को है। शैक्षणिक संस्थानों पर नियंत्रण देखें तो प्रवेश में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 30 संस्थान का पूर्ण प्रशासनिक अधिकार अल्पसंख्यकों के पास। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 30 भारत की धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देता है कि वे अपनी पहचान बनाए रखने के लिए शिक्षा के माध्यम से सशक्त हो सके। यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप और सांस्कृतिक विविधता को और मजबूत करता है। इसके बाद देखें अनुच्छेद 31, तो ये संपत्ति का अधिकार है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 71 का ऐतिहासिक महत्व क्या था, तो इसको हम देखें तो अनुच्छेद 31 भारतीय संविधान का मूल अधिकार था, जो नागरिकों को संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था। इसका उद्देश्य यह था कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को राज्य के मनमाने हस्तक्षेप से बचा सके। मुख्य बिंदु जो पूर्व में इसमें शामिल थे, कानून द्वारा संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक उसे कानून उचित मुआवजा न मिले, प्रक्रिया निष्पक्ष हो। दूसरा, यदि राज्य सार्वजनिक उपयोग के लिए संपत्ति लेता है तो वह उचित प्रतिफल कंपनसेशन देने के लिए बाध्य था। महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या है इसका? 44वां संविधान संशोधन 1978, सरकार ने अनुच्छेद 31 को संविधान से हटा दिया। अब ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक वैधानिक अधिकार, लीगल राइट्स बना दिया गया है। नया अनुच्छेद जोड़ा 300A, संपत्ति का वैधानिक अधिकार। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से तभी वंचित किया जा सकता है जब ऐसा कानून के अधीन किया जाए। स्थिति अब क्या है? प्रकृति मौलिक अधिकार पहले अनुच्छेद 31 के, अब अनुच्छेद 300A वैधानिक अधिकार। संरक्षण के तौर पर देखें तो उच्चतम न्यायालय द्वारा, अब केवल कानून के द्वारा। मुआवजा अनिवार्य था, राज्य की नीति पर निर्भर करेगा। अब उल्लंघन होने पर संविधान में चुनौती संभव थी, केवल विधिक प्रक्रिया में चुनौती संभव है। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 31 अब लागू नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं बल्कि सिर्फ कानूनी अधिकार है। यह बदलाव भूमि सुधार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए किया गया था। अब अनुच्छेद 32 जो है मौलिक अधिकारों की संरक्षण याचिका से संबंधित है। यह संविधान के भाग 3 का हृदय और आत्मा है। संक्षिप्त सार के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 32 भारत के नागरिकों को यह अधिकार देता है कि अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जाकर रिट दायर कर सकते हैं। यह अनुच्छेद संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। आगे देखें अनुच्छेद 32 के खंड न्यायालय के अधिकार की रक्षा का आग्रह। यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना गया है तो वह उच्चतम न्यायालय जाकर राहत मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है।
कौन कौन सी आइए देखते हैं। पहली रीट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त कराना। दूसरा परमादेश, किसी सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पूरा करने का आदेश देना। निषेध, निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना। उत्प्रेषण, निचली अदालत के फैसले को रद्द करना। और अधिकार प्रेषा, किसी व्यक्ति से उसके अधिकार की वैधता पूछना, जैसे सरकारी पद पर क्यों है। हमने आपको 5 रीट के बारे में बताया। तीसरा संसद का अधिकार, संसद अन्य अदालतों को भी रीट का अधिकार दे प्रदान कर सकती है, जैसे हाईकोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान है। निलंबन नहीं, जब तक संविधान में विशेष प्रावधान न हो तब तक अनुच्छेद 32 के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे सीमित किया जा सकता है। महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या देखें इसकी तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 का दायरा बहुत व्यापक है और यह हर मौलिक अधिकार की गारंटी और सुरक्षा करता है। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा, अनुच्छेद 32 को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है, यानी इसे हटाया या समाप्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 32 बनाम अनुच्छेद 26 को देखें तो इसे न्यायालय और अनुच्छेद 32 और 226 न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट 232 के तहत आता है, 226 के तहत हाई कोर्ट आता है। सीमा इसकी देखें तो केवल मौलिक अधिकार के ऊपर लागू होते हैं अनुच्छेद 32, जबकि अनुच्छेद 26 अन्य कानूनी अधिकार प्लस मौलिक अधिकार है। बाध्यता क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार ही आएगा, इसमें संवैधानिक अधिकार आएंगे। निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह शक्ति देता है कि अगर कोई सरकार, संस्था या व्यक्ति उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। यह संविधान की रक्षा पंक्ति है जिससे भारत में न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी मिलती है। तो मैंने आपको अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच अंतर को समझाया, उनकी अधिकारिता को बताया और निष्कर्ष में अनुच्छेद 32 को भी मैंने आपको समझाया। तो आज हमने अनुच्छेद 28, 29, 30, 31 और 32 को पढ़ा और इसी के साथ हम इस कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको लाइक आए तो पसंद करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।